नमस्कार। आज हम कुछ विचारों पर गहराई से बात करेंगे जो सफलता और वित्तीय समझ की राह जैसे कुछ स्रोतों से मिले हैं। जी। ये कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं जो पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करते लगते हैं। हाँ। तो हमारा मकसद है कि इनसे जो ज़रूरी बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे निकालें ताकि सफलता और पैसे के मैनेजमेंट को बेहतर समझ सकें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जो सामग्री है, ये सफलता को एक सीधी लकीर नहीं मानती। नहीं, ये एक सफर की तरह है जिसमें आपकी सोच, आपकी मेहनत, पैसे की समझ सब कुछ जुड़ा हुआ है। और दिलचस्प बात ये है कि इसमें कुछ जानी पहचानी सलाह भी है, पर कुछ बारीकियां भी हैं। हाँ, वो जरूर हैं। जैसे शुरुआत में ही सफलता की जो आम धारणा है, उसे चुनौती दी गई है। हम्म। साफ कहा गया है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, रातों रात नहीं मिलती। सही बात है। ये तो धीरज, लगन और लगातार कोशिश का नतीजा है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। हाँ, और यहीं पर वो एक जरूरी फर्क बताया है सपना देखने वाले और उसे हकीकत बनाने वाले के बीच। बिल्कुल। सामग्री कहती है कि असली फर्क हिम्मत में है, वो हिम्मत जो पहला कदम उठाने के लिए चाहिए। और फिर? और फिर मुश्किलों के बावजूद चलते रहने की हिम्मत। हाँ। ये सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक एक्टिव चॉइस। तो मतलब ये हुआ कि जो लोग मुश्किल आने पर रास्ता बदल लेते हैं या हार मान जाते हैं। हाँ, वो शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सामग्री तो यही कहती है कि इतिहास वही बनाते हैं जो टिके रहते हैं, जो हार नहीं मानते। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, हाँ। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब हमेशा टिके रहना। देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। सामग्री इसे सिर्फ अड़े रहने की तरह नहीं देखती, तो फिर बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया के तौर पर देखती है। और यहीं पर असफलता का महत्व सामने आता है। अच्छा, असफलता का महत्व। हाँ, सामग्री का नजरिया है कि असफलता कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये तो यात्रा का एक हिस्सा है, जरूरी हिस्सा। मतलब एक तरह का फीडबैक। बिल्कुल। इसे सफलता की पहली सीढ़ी कहा गया है। हर ठोकर, हर गलती एक मौका है। मौका किस चीज का? ये समझने का कि क्या काम नहीं किया और क्यों नहीं किया। सामग्री इस पर जोर देती है कि जब तक इंसान का खुद पर विश्वास है, आत्मविश्वास। हाँ, जब तक वो मानता है कि वो सीखकर बेहतर कर सकता है, तब तक बाहर की रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। यही विश्वास गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। तो मतलब असफलता से सीखना जरूरी है। हाँ, और शायद उसका विश्लेषण करना भी, कि कमी कहाँ थी, प्लान में, एक्शन में, या हालात ही ऐसे थे। ये दिलचस्प है, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा, और इसी से शायद मेहनत का विचार जुड़ता है। सही। सामग्री में एक लाइन है जो काफी सुनने में आती है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी खुद शोर मचाए। हाँ, ये कहावत तो बहुत पॉपुलर है। पर क्या इसमें कोई गहरा मतलब है, सिर्फ चुपचाप काम करना? नहीं, मुझे लगता है इसका मतलब उससे ज्यादा गहरा है। सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने एफर्ट्स को सही जगह लगाना। मतलब स्ट्रेटेजिकली। हाँ, ऊर्जा उन कामों में लगाना जिनसे नतीजे मिले, ना कि सिर्फ बिजी दिखने में। अच्छा। और खामोशी का मतलब शायद ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी भी है। जैसे सोशल मीडिया का शोर या दूसरों की राय का फालतू प्रेशर। फोकस इतना गहरा हो कि जब रिजल्ट आए तो वो खुद बोलें, उन्हें प्रचार की जरूरत ना पड़े। यानी ये स्मार्ट वर्क की तरफ इशारा है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। बिल्कुल, ध्यान सही जगह। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आज की दुनिया में सफलता से अक्सर जुड़ा होता है, पैसा। पैसा। सामग्री कहती है कि पैसा दिमाग से बनता है। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये इशारा है मानसिकता की तरफ, माइंडसेट। पॉजिटिव दिमाग, पॉजिटिव जिंदगी, ये लाइन भी है शायद। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सोच की ताकत पर जोर है। अगर कोई मानता है कि वो पैसा कमा सकता है, मौके ढूंढ सकता है, तो उसका नजरिया बदल जाता है। कैसे? वो मुश्किलों में भी मौके तलाशता है। और अगर सोच नेगेटिव है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मेरे लिए तो मौके ही नहीं है, तो इंसान अनजाने में ही मौकों को नजरअंदाज कर देता है। ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। अच्छा, तो मानसिकता सीधे असर डालती है पैसा कमाने की क्षमता पर। बिल्कुल। और फिर सामग्री एक कदम और आगे जाती है, जो मुझे बहुत जरूरी लगा, कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। सही बात है। असली सफलता तब है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। ये पैसिव इनकम वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, बिल्कुल, निष्क्रिय आय। और यहाँ बात सिर्फ अमीर बनने की नहीं है। तो फिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक जरूरी कदम है। ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम ना करना पड़े। सामग्री में वो सवाल भी है क्या, आप सोते समय भी पैसा कमा रहे हैं?
हाँ, ये एक दमदार सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी इनकम के सोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी कोई स्किल हो सकती है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब या कोर्स, कोई ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा। मुद्दा यह है कि अपनी मेहनत को एक ऐसी संपत्ति में बदलना जो समय के साथ आय देती रहे। लेकिन ये पैसिव इनकम बनाना, ये तो काफी मुश्किल और टाइम लेने वाला काम हो सकता है, खासकर शुरू में। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसे आसान पैसा नहीं समझना चाहिए। सामग्री शायद यही कहती है कि निष्क्रिय आय के सोर्स बनाने में शुरू में बहुत ज्यादा एक्टिव एफर्ट लगता है। जैसे? चाहे वो ज्ञान लेना हो, कोई प्रोडक्ट बनाना हो या इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जमा करना हो। लेकिन एक बार सिस्टम बन जाए तो उसे बनाए रखने में लगने वाला टाइम और मेहनत उससे होने वाली इनकम के मुकाबले कम होता जाता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। समझ गई। मतलब ये एक लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी है, एक्टिव इनकम के साथ साथ। बिल्कुल। और इसी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, वो गाड़ी के पंक्चर वाली मिसाल दी गई है सामग्री में, वो काफी अच्छी लगी मुझे। हाँ, वो मिसाल एकदम फिट बैठती है। जिंदगी की गाड़ी आराम से चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही चलेगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। नौकरी छूटना, कोई हेल्थ इमरजेंसी या कोई और बड़ी जरूरत। जैसे गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं ना, हाँ। वैसे ही जीवन के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना चाहिए। और ये सिर्फ बुरे वक्त के लिए नहीं है। अच्छा, और किस लिए? ये मौकों का फायदा उठाने के लिए भी जरूरी है। मान लीजिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका आया या अपना कुछ शुरू करने का ख्याल आया, तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। सही। पर ये तैयारी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या ये सिर्फ ज्यादा कमाने वालों के लिए है? अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है और सामग्री शायद इसी को तोड़ने की कोशिश करती है। कैसे? फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इनकम पर निर्भर नहीं करती। ये इस पर निर्भर करती है कि आप अपनी इनकम को मैनेज कैसे करते हैं। अच्छा। कम कमाने वाले के लिए तो ये और भी जरूरी हो सकती है। इसका मतलब है अपने खर्च और आमदनी का हिसाब रखना, बजट बनाना, और छोटी ही सही पर रेगुलर बचत करना, कर्ज को समझदारी से मैनेज करना और भविष्य के लिए धीरे धीरे निवेश करना सीखना। इससे अनुशासन आता है और शायद मन की शांति भी। बिल्कुल, चाहे इनकम कितनी भी हो। अच्छा, तो ये सबके लिए जरूरी है। अब आते हैं उस आम गलती पर जिसका जिक्र है सामग्री में और जो शायद बहुत लोग करते होंगे। कौन सी गलती? सैलरी आने से पहले ही खर्चों की लिस्ट तैयार रखना, यहाँ देना है, वहाँ देना है, ये खरीदना है, और फिर महीने के आखिर में बचत या निवेश के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ, ये पेचेक टू पेचेक वाली स्थिति, बहुत तनाव रहता है इसमें। तो सामग्री इसके क्या समाधान बताती है? कुछ सीधे और प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला और सबसे बेसिक, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना सीखें। कंट्रोल मतलब इच्छाओं, वांट्स और जरूरतों, नीड्स के बीच फर्क करना। ये कहना आसान है, पर करें कैसे? कैसे पता करें कि कौन सा खर्च गैर जरूरी है? सामग्री शायद एक आसान तरीका बताती है। कुछ समय के लिए अपना हर छोटा बड़ा खर्चा लिखें, ट्रैक करें। रोज? हाँ, रोज। फिर महीने के आखिर में देखें कि पैसा गया कहाँ। अक्सर हम खुद चौंक जाते हैं कि अरे, इतना पैसा इन छोटी छोटी चीजों पर खर्च हो गया। अच्छा। जैसे रोज की चाय, कॉफी या कोई सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। या एकदम से आवेग में कुछ खरीद लेना। इन पैटर्न को पहचानना पहला कदम है। फिर धीरे धीरे उन खर्चों को कम करना जो आपकी जरूरतों या खुशी में कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ते। ठीक है। और तीसरा समाधान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। सामग्री की सलाह तो काफी सख्त लगती है कि बहुत जरूरी ना हो तो बनवाएं ही मत। क्यों? आजकल तो ये बहुत आम है, रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड सुविधाजनक तो है, पर सामग्री इसकी दूसरी तरफ भी ध्यान दिलाती है। ये एक दोधारी तलवार है। मतलब? सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा जुड़ा है, आसानी से खर्च करने की आदत और कर्ज का जाल, डेट ट्रैप। वो कैसे? जब आप अपनी जेब से कैश नहीं देते तो खर्च करने का जो मनोवैज्ञानिक दर्द होता है वो कम होता है। हाँ, ये तो है। इससे ज्यादा खर्च करना आसान हो जाता है। और अगर आप हर महीने पूरी रकम नहीं चुका पाते तो जो ब्याज लगता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। सामग्री शायद बताती है कि कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां वो न्यूनतम भुगतान, मिनिमम पेमेंट को ऐसे डिजाइन करती हैं कि आप सालों तक कर्ज में फंसे रह सकते हैं और असल रकम से कई गुना ज्यादा चुका सकते हैं। ओह, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, अक्सर भारी पड़ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका जिम्मेदार इस्तेमाल कैसे किया जाए सामग्री के हिसाब से? जिम्मेदार इस्तेमाल का मतलब शायद ये है कि उसे डेबिट कार्ड की तरह माने। डेबिट कार्ड की तरह? हाँ, यानी सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आप जानते हैं कि महीने के अंत में पूरा चुका देंगे।
बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, या फिर सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें या बड़े खर्चों के लिए जिन्हें चुकाने का प्लान आपके पास पहले से तैयार हो। और सबसे जरूरी, बिल हमेशा टाइम पर और पूरा भरें ताकि ब्याज और लेट फीस से बच सके। ये स्पष्ट है। हाँ, अब खर्च करने की आदतों पर एक और दिलचस्प बात है सामग्री में। क्या? कि पहले जब नकद ज्यादा चलता था तो पैसों का एहसास अलग होता था। हाँ, ये बदलाव आया है। सामग्री इस पर ध्यान दिलाती है। जीपे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन सब ने लेन देन को बहुत आसान और तेज बना दिया है। हाँ, सुविधाजनक तो बहुत है। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। जब हम फोन से टैप करके या क्लिक करके पेमेंट करते हैं तो पैसा हाथ से जाने का वो फिजिकल एहसास नहीं होता। हाँ, जो नोट गिनकर देते वक्त होता था। सही। इससे खर्च करना और भी आसान हो गया है और कम सोचने वाला काम हो गया है। पता ही नहीं चलता कि दिन भर में छोटे छोटे पेमेंट से कितनी रकम निकल गई। इसीलिए सामग्री एक सुझाव देती है जो आज के डिजिटल जमाने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या? कि जहां तक हो सके नकद, कैश का इस्तेमाल करें। क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? हाँ, मनोवैज्ञानिक रिसर्च तो यही कहती है। इसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। पेन ऑफ पेइंग। हाँ, नकद देते समय हम असल में अपने पैसे को कम होता हुआ देखते हैं अपनी आंखों से। इससे खर्च करने से पहले सोचने की आदत बढ़ती है। अच्छा, तो सुझाव ये नहीं है कि डिजिटल पेमेंट बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद सुझाव ये है कि कुछ जगहों पर, जैसे रोज के छोटे खर्चों के लिए या एंटरटेनमेंट के बजट के लिए, नकद इस्तेमाल करके देखें। इससे पैसों की अहमियत का एहसास रहता है और बजट पर टिके रहना आसान हो सकता है। खर्च के प्रति ज्यादा सचेत, ज्यादा माइंडफुल होने का एक तरीका है। पर नजर रखना, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना, क्रेडिट कार्ड का सोच समझकर इस्तेमाल, कभी कभी कैश का प्रयोग। सामग्री कहती है कि इन छोटे बदलावों से धीरे धीरे जीवन में बड़ा फर्क आ सकता है। बिल्कुल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा। ये लगातार कोशिश और धीरे धीरे सुधार का रास्ता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर छोटा सही फाइनेंशियल फैसला, हर बचाया हुआ रुपया, हर सीखा हुआ सबक आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हाँ, कि आप अपने फाइनेंशियल जीवन पर कंट्रोल रख सकते हैं। और अंत में सामग्री हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुक जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलते रहने वाला सफर है। सीखते रहना, बदलते रहना और आगे बढ़ते रहना ही इसका सार है। बहुत सही कहा। और ये सोच, ये मानसिकता शायद सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, मौके बदल रहे हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहना, नई स्किल्स सीखते रहना और अपने प्लान्स को जरूरत के हिसाब से बदलते रहना जरूरी है। ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? पहली, कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ, इसमें मेहनत, धैर्य और हार ना मानने वाली, सीखने वाली सोच चाहिए। दूसरी, पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। ये मौके देखने और मुश्किलों से निकलने में मदद करते हैं। और असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। तीसरी, फाइनेंशियल सफलता सिर्फ कमाने से नहीं आती। पैसे को मैनेज करना, उसे अपने लिए काम पर लगाना, जैसे पैसिव इनकम से, और सोच समझकर इन्वेस्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। चौथी, फाइनेंशियल अनुशासन चाहिए। खर्चों पर कंट्रोल, गैर जरूरी खर्चों की पहचान और कटौती, और क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज वाले साधनों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल। पांचवी, डिजिटल युग में भी कभी कभी कैश का इस्तेमाल खर्च के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पैसों की अहमियत समझने में मदद कर सकता है। और आखिरी, सबसे जरूरी बात, ये सब एक निरंतर यात्रा है। छोटे लगातार उठाए गए सही कदम ही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। सीखते रहना और सुधार करते रहना ही प्रगति है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए कुछ सोचने वाले सवाल छोड़ते हैं जो इसी सामग्री से निकले हैं। जी। पहला ये हो सकता है, आज जो फाइनेंशियल सुझाव हमने डिस्कस किए उनमें से कौन सा एक सबसे छोटा प्रैक्टिकल बदलाव है जिसे आज से ही अपनी आदत में शामिल किया जा सकता है, और अगर इसे लगातार मान लीजिए 1 साल तक बनाए रखा जाए तो इसका क्या असर हो सकता है? अच्छा सवाल है। या एक और दिशा में सोचें, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का जो विचार है वो पारंपरिक निवेश जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट, इनसे हटकर पर्सनल लेवल पर कैसा दिख सकता है? मतलब क्या अपनी कोई खास स्किल या जानकारी को एक साइड हसल या ऑनलाइन कोर्स में बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसी छोटी प्रॉब्लम है जिसे हल करके एक छोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है? अच्छा, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पास जो संसाधन पहले से हैं, हमारा समय, हमारी स्किल, हमारा ज्ञान, वो कैसे आय का जरिया बन सकते हैं। निश्चित रूप से।
सोचने और अमल करने के लिए काफी कुछ है। इन्हीं विचारों के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से कुछ नई और उपयोगी बातें सामने आई होंगी।